नमस्कार दोस्तों, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू का पार्ट 1 आ चुका है। आज दूसरा पार्ट हम देखेंगे। आइए देखते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है एंग्लो मराठा स्ट्रगल, आंग्ल मराठा जो स्ट्रगल हुआ था। आइए देखते हैं, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठाओं ने। मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वारेन हेस्टिंग कागज़ का टुकड़ा मात्र मानता था? पुरंदर की संधि को। सालबाई की संधि से किसकी समाप्ति हुई? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था? मराठों के आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित हैं? तो आइए देख लेते हैं। इसमें दूसरा और तीसरा सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824, जबकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में हुआ था, 75 से 82 तक, 1775। और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 और 49 में हुआ था। निम्न में से किस संधि के परिणामस्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? तो बसीन की संधि से, जो 1802 में हुई थी। निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया था? तो ये देखते हैं इसमें से कौन कौन सा कारण था। तो फर्स्ट और थर्ड कारण है, देखते हैं। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के लड़के नहीं थे और पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी। वेलेजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करना तय किया? तो उनके द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लेने पर। आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही क्रम वाइज कूट लगाइए। आइए देखते हैं दोस्तों। तो इसमें जो क्रम वाइज है, सबसे पहले बसीन की संधि 1802 में हुई। उसके बाद देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 में हुआ, देवगांव की। फिर अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 में हुई। तो 3-2-1। 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया? तो बाजीराव द्वितीय ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन कौन सही है बताइए। तो आइए देखते हैं, केवल थर्ड कथन सत्य है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को नहीं बल्कि मराठों को पराजित किया था, जो कि 1761 में हुआ था। इसलिए पहला कथन गलत है, 1761। और दूसरा कथन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, गलत है। टीपू सुल्तान की भी जो मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो 1799 में हुआ था, उसमें हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इसमें से दोस्तों चौथा सुमेलित नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कॉर्नवालिस नहीं थे। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग था। बक्सर युद्ध के समय हेक्टर मुनरो थे। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली। जबकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कॉर्नवालिस नहीं थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 या 18 में हुआ था। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग थे, लॉर्ड हेस्टिंग। सत्रह से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो सालबाई की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है तो लॉर्ड हेस्टिंग से, अभी मैंने आप लोग को बताया। आइए चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विजय में सत्य नहीं है? तो दूसरा सत्य नहीं है। 23 जून 1775 को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ, यह गलत है। प्लासी का युद्ध 1757 को आरंभ हुआ था। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था, यह सत्य है। नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदान की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई, ये भी सत्य है। और 23 जून को दिन के मध्य नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलायित हो गया, ये तीनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में नियोजित कीजिए। आइए देखते हैं। तो इसमें जो सही क्रम है दोस्तों 4-2-1-3, यानी सबसे पहले क्लाइव
सबसे पहले अपना अधूरा कार्य छोड़कर वापस जाना, फिर क्लाइव का भारत में पुनरागमन, फिर क्लाइव द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करना, फिर निजामत अधिकार नवाब को हस्तांतरित। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें चौथा कथन सही नहीं है, बाकी सभी सत्य है। सत्य कथन देख लेते हैं। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत्त की। इस पर वर्ष 1765 में हस्ताक्षर किए गए। 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है? तो चौथा कथन असत्य है। आइए सत्य कथन देख लेते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों के दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि से प्राप्त हुआ। इसमें 11 उपबंध थे। और तीसरा कथन है, इस संधि द्वारा कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध सुजाउद्दौला को दिया गया। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? तो बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। प्लासी की लड़ाई किन किन के बीच हुई? सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी। प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? तो भागीरथी। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में? तो प्लासी के युद्ध में। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो जगत सेठ बंगाल के प्रसिद्ध सेठ थे। प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? तो मीर जाफर तथा राय दुर्लभ। प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के दौरान से भाग निकला। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया? तो पालकी का। निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था? नवीन चंद्र सेन। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1757 में। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? तो मुनरो। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष था मेजर मुनरो। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? तो शाह आलम, सुजाउद्दौला और मीर कासिम ने। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध, जो 1764 में लड़ा गया। क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता? तो प्लासी का युद्ध। निम्नलिखित में से किस एक ने 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से जंग नहीं लड़ी थी? तो मोहम्मद खां बंगस ने। जबकि सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय तीनों एक साथ थे। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और भारतीय शक्तियों के एक संघ के बीच हुआ था। संघ में सम्मिलित थे तो दिल्ली के बादशाह सुजाउद्दौला और मीर कासिम। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर का युद्ध। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो बक्सर की लड़ाई। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व संस्थापित कर दिया? बक्सर का युद्ध। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई 1756 में। फिर प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। फिर बक्सर 1764 में। फिर दीवानी अधिकार प्रदान करना 1765 में। यानी 4, 3, 2, 1। बक्सर के युद्ध 1764 में कौन कौन मित्र थे? तो अवध का नवाब, मुगल सम्राट और बंगाल के नवाब। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र।
निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए। बंगाल में द्वैत शासन का अंत, इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसमें जो सही कालानुक्रम है 3, 4, 2, 1। सबसे पहले प्लासी का युद्ध 1757, फिर वांडीवास का युद्ध 1760 में, फिर इलाहाबाद की संधि 1765 में। एक मिनट दोस्तों, इलाहाबाद की संधि 1765 और बंगाल में द्वैत शासन का अंत 1772 में। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार लिखिए और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं। इसका जो आंसर है बी, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 को हुआ था। फिर बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। मीर जाफ़र की मृत्यु फरवरी 1765 को और इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 को। बंगाल में कंपनी के नियंत्रण को वैधानिकता कैसे प्राप्त हुई? शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी की शाही घोषणा। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? शाह आलम द्वितीय। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को सांसद शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? दोस्तों इसमें नॉइज आ रही है कुछ, एक मिनट आप लोग रुक जाइए। लॉर्ड क्लाइव 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो रूस। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए? शाह आलम द्वितीय ने। बंगाल के बाद अंग्रेजों ने शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार किससे प्राप्त किया? तो अवध के नवाब से। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 ईस्वी में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ? तो शाह आलम द्वितीय। अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? फरवरी 1757 में। मीर कासिम ने अपना दरबार कलकत्ता के इस स्थान को स्थानांतरित किया? तो मुंगेर, कलकत्ता से मुंगेर। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने। जिसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई उसका नाम है सिराजुद्दौला। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? तो सिराजुद्दौला। कौन सा मुद्दा मीर कासिम एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था? कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार का पूर्णतः समापन। बंगाल के इन जिलों की पहचान कीजिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाब प्राप्त की थी। तो बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा कि सन 1765 से 72 की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? तो के.एम. पडिक्कर ने। 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था? तो मेजर हेक्टर मुनरो। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो 1700 में। दोस्तों इस समय बहुत नॉइज आ रही है आसपास, इसलिए दूसरा पार्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। अब इसके आगे हम तीसरा पार्ट लेकर आएंगे। धन्यवाद।